नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी को पता होगा हमारी रिया एनालिसिस की सीरीज चल रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं इसके बाद कि अब आप लोग मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। आप यदि प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको हमारा गायत्री एजुकेशन क्लासेस के नाम से एक ऐप दिखेगा, वहां पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। मनोज सर ने भी वहां पे कोर्स दे के रखा है, इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी कंप्लीट कोर्स है ना। बहुत ही फिजिबल रेट है, आप लोग ले सकते हैं। मेरा भी रिया एनालिसिस का कोर्स जो कि सीएसआईआर के लिए है वो वहां पे पब्लिश हो रहा है, तो आप वहां से भी जाके परचेस कर पाते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम अपना सीएसआईआर के रिया एनालिसिस के सीरीज में क्या देखना है हमें। अगला चैप्टर लिमिट्स है ना। अच्छा, होप सो आपको बाउंडेडनेस और बाउंडेड अबव ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप हमारे रिया एनालिसिस का कोर्स आप परचेस कर पाएंगे हमारे खुद के पर्सनल ऐप से, गायत्री एजुकेशन क्लासेस है ना। आपको वो मिल जाएगा इजीली, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए देखें लिमिट्स। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अच्छा देखिए, जिन्हें लिमिट्स का नहीं पता तो लिमिट्स में मैं आपको बता दूं कि लिमिट्स में हमें ये सारी बातें कवर अप करनी होती हैं। हमने अपने कोर्स में ये सारी बातें कवर अप भी करी हैं कि क्या क्या चीजें ये होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है लिमिट्स की, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, राइट हैंड, ये सारी बातें। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बोल तो देते हैं सभी की है ना, पढ़ना है, लेकिन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में ये 14 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करने हैं सीएसआईआर में, तो इसको बारी बारी हम कवर करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के पहले तो देखें कि लिमिट। तो देखिए, लिमिट पढ़ते समय जो पहला क्वेश्चन अराइज होगा है ना, जो पहला क्वेश्चन आप सबको अराइज होगा, लेट मी चेंज द कलर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि लिमिट ऑफ व्हाट। पहला क्वेश्चन तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कि किस चीज की लिमिट है यार। तो यार जाहिर सी बात है इसका आंसर आप सबको पता है ना, बहुत ही अच्छे से। नहीं पता तो आज जान लीजिए, फंक्शंस की लिमिट। हम किस चीज की लिमिट निकालते हैं? फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे, जो मन में आता है। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज लिमिट, आखिर लिमिट है क्या। ठीक, तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी दे देते हैं कलर चेंज करके। जैसे कि मैंने इसका आंसर आपको कहा कि इट इज ए वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, it is a value of a function very very close to some point। देखिए, और आपको भी समझ में आएगा कैसे। जैसे कि यदि आपको पता होगा किस तरीके से हम लिमिट को लिखा करते थे, आपको याद होगा लिमिट x टेंड्स टू a, फिर यहाँ पे फंक्शन लिखते थे, जिस फंक्शन के लिए हम लिमिट डिफाइन कर रहे होते हैं, इज इक्वल्स टू f ऑफ a। हम इस तरीके से नोटेशंस दिया करते थे। अच्छा, नोटेशन में एक बात बता दूं, ये जो इक्वल है ये एग्जैक्ट इक्वल वाला नहीं है, इसको पहले ही क्लियर कर दूं, ये टेंडिंग इक्वल है ना। ये क्या है? टेंडिंग इक्वल है। और ये जो आप f ऑफ a देख रहे हैं ये एग्जैक्ट f ऑफ a नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों, मैं ये बताता हूं आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि हम जो यूज कर रहे हैं ये x टेंड्स टू a है ना। हम x इज टेंडिंग टू a, x इज नॉट a। इसका मतलब याद रखना, x a की तरफ जा रहा है, x a के कोई बहुत ही क्लोज पॉइंट है लेकिन वो a नहीं है ना। x इज नॉट a, x इज टेंडिंग टू a, x इज सम वेरी वेरी क्लोज टू a पॉइंट है जो a के बहुत करीब है लेकिन वो a नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि यार a पे तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अरे सर ये कैसे बोल रहे हो, a पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि लिमिट कुछ भी ले लो, हाँ एक नॉर्मल सही उठा लेते हैं जो सबने देखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। आप इसमें 2 रख के देखें, आप 2 रख के देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आप अच्छे जानते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2 यानी कि 0/0। सर ये 0/0 क्या है ना, 0 मत कह देना यार, 0 मत कह देना। 0/0 क्या है? कुछ नहीं है, यही तो बात है। ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, समझ में आई बात। यानी कि ओहो सर मतलब x इज इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो भैया क्या कर सकते हैं अब इस चीज के लिए? तो यहीं पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपने ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़े होंगे, आपने ग्राफ ऑफ फंक्शंस है ना। थोड़ी सी मैं बात आपको घुमा के बता रहा हूं लेकिन ध्यान से जरा उस बात को सुनिए।
आपने ग्राफ ऑफ फंक्शंस पढ़े होंगे। सबसे पहले आप तो फंक्शंस पढ़े होंगे, फंक्शंस के बाद आपने उनके ग्राफ बनाना सीखे होंगे। यदि ग्राफ में कुछ ऐसा हो, किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ हो जिसमें छोटी मोटी सी टूट फूट हो, है ना, यानी कि कहीं पे उसमें गैप आ रहा हो, तो अब क्या होगा, उस गैप का हम क्या करेंगे, उस गैप को भरना ही लिमिट सिखाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यदि आपने ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ा है तो ये एक चीज आती है हमारे सामने। जैसे कि आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊं, सोने की अंगूठी आपने बिल्कुल सुनी होगी। ये स्टोरी बहुत ही आसान है, लिमिट वाइज चैप्टर में आमतौर पे यही बताई जाती है। सोने की अंगूठी जो होती है ना, आप मान लीजिए आपके पास एक सोने की अंगूठी है, आप उसको रखें अपने पास, आप रोज देखते हो वो बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन आपको अचानक से दिखती है यार उसमें एक दरार आ गई, बहुत ही बारीक सी दरार है ना, जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही बारीक सी दरार है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अंगूठी उठा के फेंक देंगे, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। आप उस अंगूठी को क्या करेंगे, सोनार के पास ले जाएंगे और बोलेंगे यार भैया इसमें क्या कर दो, इसको मेंट कर दो, यानी कि उसको जोड़ दो, जो भी हम करते हैं उसमें। तो क्या अब वो सोनार क्या करेगा, चेक करेगा कि यदि जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसको मेंडेबल किया जाता है, मेंड किया जा सके, तो वो बोल देगा हाँ भैया मैं मेंट कर देता हूं, मैं इसमें झाल लगा देता हूं, और वो झाल लगा के आपको दे देगा, ठीक। लेकिन यदि वो गैप ज्यादा है, वो गैप थोड़ा ज्यादा है, तो वो आपको मना कर देगा। सही बात है। ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा ग्राफ है, कोई एक फंक्शन का एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जो गैप आ गया है वो गैप इतना ज्यादा छोटा है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो हाउ टू इग्नोर दैट ब्रेकेज पॉइंट, दैट पॉइंट इन विच वी आर गेटिंग ब्रेकेज, किस तरीके से इग्नोर किया जाए या उसका इलाज किस तरीके से किया जाए, उसी को हम लिमिट कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। जैसे सोनार ने उस अंगूठी को जोड़ दिया, है ना, यदि वो झाल लगा पाया, क्योंकि वो गैप इतना ज्यादा बारीक था कि वो पता नहीं चलता किसी को, तो उसने झाल लगा दी और उस अंगूठी को सही सलामत कर दिया। उसी तरीके से हम ग्राफ में भी एक पॉइंट वहां पे लगा देते हैं कि यार यहाँ पे ये वैल्यू इतनी बारीक सी है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, तो ग्राफ को कंटिन्यू आप चलने दो। उस चीज का इलाज करना ही लिमिट कहलाता है। और लिमिट को लिखने का तरीका ये होता है, जहां पे जो पूरी बात चल रही होती है, जो पूरी कहानी चल रही होती है ना, ये एक हवा में चल रही है कहानी, इस बात का आपको ध्यान रहे, है ना। कहीं पे एग्जैक्ट वाली चीजों की बात नहीं की जाएगी, यहां पे कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में बात कहा कि लिमिट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 में जैसी वैल्यू रखी 0/0 का फॉर्म आ गया, और 0/0 क्या है, कुछ नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओ तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशन खड़ी होती हैं। कौन सी सर? जैसे कि या तो आप बोल के गुजर जाओ कि यार इस फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये कि आप एक स्मार्ट वे में वर्क करोगे। कैसे वर्क करोगे? आप बोलोगे यार जब 2 पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है, 2 एक्स एक्सिस में यहाँ कहीं होगा, 2 पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन तो मैं 2 पे वैल्यू क्यों निकालूं जब 2 पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है? लेकिन क्या मैं 2 के बिल्कुल बारीक सा दाईं तरफ और बाईं तरफ जा सकता हूं? यानी कि कहने का मतलब थोड़ा सा बारीक, बिल्कुल छोटा सा गैप लूंगा मैं, 2 से लेफ्ट जाऊंगा, 2 से राइट जाऊंगा और वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूंगा। अब ये बारीक यानी कितना बारीक, क्या मतलब ये समझ लो, यदि ये 2 है तो अगला 2.000000000 कहीं आखिरी में 1 आ रहा होगा, कहीं आखिरी में 1 आ रहा होगा। उसी तरीके से यदि मैं इसके लेफ्ट में बात करूं तो 1.99999999 ऐसे चलता जाए। तो ये देखो 2 के कितने करीब पे है, ये x इज इक्वल टू 2 था, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से जरा लेफ्ट और जरा राइट जाऊंगा और तब फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। यदि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट वाली इतनी आ रही है कि आप इग्नोर कर सकते हो कि यार नहीं लगभग बराबर आ रही है, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम वैल्यू मान लेंगे। उसी को हम क्या मान लेंगे, वैल्यू मान लेंगे। कौन सी वाली वैल्यू? उसी को आप फंक्शन की वैल्यू, जिसको आप क्या नाम देते हो, f ऑफ a। तो ये जो f ऑफ a हमने यहां पे लिखा है, कुछ बुकों में इसको l के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रहे, स्मॉल l या फिर कैपिटल है। तो ये f ऑफ a वही वैल्यू है जिसको माना गया है, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। इस बात का ध्यान रहे, ठीक। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यदि ये जो हमने लिया क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यदि मेरे से कोई बोले क्या सर इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, लेकिन मैं पहले आपसे इसकी एक बात क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कुछ देर को आप लिमिट भूल जाइए, आप बिल्कुल इस लिमिट शब्द को भूल जाइए। मैंने आपसे कहा क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस 4
इंटू 1/x-2 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये x² - 4 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यदि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में इसका डोमेन निकालना सीखा होगा। इसका डोमेन है, मैंने नाम 1 दे दिया, डोमेन 1। तो इसका डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम इसका डोमेन कहलाएगा। उसी प्रकार से इस फंक्शन का 1/x-2 का यदि आप डोमेन बोलेंगे, डोमेन 2 मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से आपको 2 को हटाना होगा। जाहिर सी बात है हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि, लेकिन ये दोनों फंक्शन तो इनटू से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको डोमेन 1 का और डोमेन 2 का इंटरसेक्शन चाहिए। तो यानी कि आप क्या बोलेंगे कि रियल लाइन का आपको इंटरसेक्शन चाहिए रियल लाइन -2 से, तो इसका आपको डोमेन क्या मिल जाएगा? रियल लाइन -2 मिलेगा। ओहो, तो यानी कि आपके पास इस फंक्शन का डोमेन तो ये आया रियल लाइन -2, और यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस फंक्शन में, इस फंक्शन यानी कि इस फंक्शन में x² - 4, अभी लिमिट की बात नहीं कर रहे, x² - 4/x-2 में तो 2 है ही नहीं, इसके डोमेन में ही 2 नहीं है। यदि डोमेन में 2 नहीं, और आप वैल्यू किस पे निकाल के देख रहे थे? आप वैल्यू 2 पे निकाल के देख रहे थे, जाहिर सी बात है। तो वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2 पे तो वैल्यू अवेलेबल थी ही नहीं, तभी तो लिमिट की आवश्यकता पड़ी, वरना लिमिट लेने की जरूरत ही क्या पड़ती? यदि 2 पे वैल्यू अवेलेबल होती तो क्या मुझे लिमिट की लेने की जरूरत पड़ती? आपको ये बात सोचना चाहिए। इसीलिए क्योंकि मुझे 2 यहां पे डोमेन में ही नहीं है, इसलिए मुझे यहां पे क्या लेना पड़ गया? लिमिट। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा, किसी को भी रिया एनालिसिस समझना है तो आप पहले तो फंक्शंस, उनकी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस पे बात किया करिए, ताकि आपको रिया एनालिसिस और आसान लगेगा। ठीक, तो ये तो एक अलग तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट किया कि आप समझ सकते हैं कि ये दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन किया गया। तो यदि डोमेन में उसके 2 है ही नहीं और आप 2 पे वैल्यू निकाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको कौन सा फॉर्म देगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा। यही बात आपको समझाना था। अब जैसे यदि मैं आपको बोलूं चलिए इसका ग्राफ बनाएं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि यदि ये आप इसको x² - 4/x-2 देख रहे हैं, पर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है x+2 अपॉन में x-2 यहाँ पे, और यहाँ अपॉन में x-2 चल रहा है। x-2 से x-2 गया, तो आपको यदि फंक्शन y = है तो y बराबर आपको कितना मिल गया? x+2। यानी कि आपको ग्राफ केवल किसका बनाना है? y = x+2 का। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 और ये 2, और ऐसे ही 1 और ये 2, तो y = x+2 है, यानी कि x को 2 ऊंचा कर दें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये आपका y बराबर x+2 का ग्राफ बन गया। कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, सर ये कैसे 2 से ऊंचा कर दिया? अरे यार, आप अपना वो क्या बोलते हैं बेसिक वाला भी यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा कि यदि x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही आपने x को यदि 1 रखा तो y कितना आ जाएगा आपके पास? 3। ऐसे ही आपने x को यदि -1 रखा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1। तो यदि आप रखोगे वैल्यू, देखो तो x जब 0 था तो y कितना था? 2, यानी कि यहाँ पे आया पॉइंट। ऐसे ही x जब 1 था, ये आपका 1 है, तो y आपका कितना आया? 3। तो जाहिर सी बात है ये 3 यहाँ कहीं आएगा, ये आप जानते हैं। तो ये रहा वो पॉइंट। ऐसे x = 2 पे ये वैल्यू यहाँ कहीं आ रही होगी। ठीक, तो इस तरीके से ग्राफ बनाए, या फिर आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं कि x को 2 ऊंचा कर दें। ये आपकी x एक्सिस है, इसको 2 से ऊंचा कर दिया, 2 से इंक्लाइन कर दिया हमने। ठीक, तो इस तरीके से y = x+2 का ग्राफ बन रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? यदि ये बात समझ में आ रही है तो कल को मैं ये पूछूं कि अब बताइए x² - 4/x-2 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं बोलूंगा इसके जैसा बनेगा। मेरे शब्दों को सुनिए, इसके जैसा बनेगा। एग्जैक्ट ये नहीं होगा, इसके जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? भाई सर आपने तो कहा कि 2 पे तो ग्राफ में वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाँ ना भाई, हमें इलाज ही तो करना है, हमें इस तरह के बेसहारों को सहारा ही तो देना है। कैसे सहारा देंगे सर? मैं बोलूंगा कि क्यों ना हम यहां पे एक स्पॉट मार्क कर देंगे, ब्लैंक स्पॉट। यानी कि x = 2 पे इस ग्राफ में वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी तो वैसे ही वर्क कर रहा है। बाकी तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वैसे ही वर्क कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ अब किसके लिए हो जाएगा? x² - 4/x-2 के लिए, जहां पे लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। लेकिन टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 से जरा इधर वाली लाइन से आ रहा हूं लेफ्ट साइड से, और इधर आ रहा हूं राइट साइड से।
इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे x टेंडिंग टू a का मतलब बहुत ही आसानी से आपको अभी अगले ग्राफ में मैं समझाऊंगा। x टेंडिंग टू a का मतलब क्या समझ रहे हैं, x कोई पॉइंट है और a भी कोई पॉइंट है और ये दोनों ही किस पॉइंट पे हैं, x एक्सिस में, यानी कि a है और x उसकी तरफ जा रहा है, यानी कि ये x है, ये धीरे धीरे उधर जा रहा है। इसका मतलब ये समझ पा रहे होंगे कि x एक वेरिएबल पॉइंट है। x कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, जबकि वहीं पे a कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है। ये हिल नहीं रहा है जबकि ये वाला पॉइंट हिल रहा है। ये लेफ्ट से भी जा सकता है और राइट साइड से भी जा सकता है और ये उसके बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे ये कभी यहां तक पहुंचेगा नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा। इस बात का ध्यान रहे कि किसी को ये डाउट आ जाए, सर मान लीजिए किसी ने पहुंच गया तो आपके पास है ना, आप बोले ना 0/0, यदि किसी ने पहुंच गया तो आप बोल रहे हैं 0/0, क्योंकि वहां पे तो वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 0/0। हम तो जानना चाहते थे कि यार क्या 0/0 के अलावा भी इसका कोई इलाज है। हमने बोला हाँ, लिमिट इसका एक इलाज है। हमने क्या किया, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर लेफ्ट और राइट से निकाल के देखा और वो गैप इतना ज्यादा कम था, इतना बारीक सा अंतर था कि हम उसको इग्नोर कर सकते थे। हमने बोला यार तू तो वैल्यू दे नहीं पाया, पर तेरे आजू और बाजू वाले ने इतनी करीब की वैल्यू दे दी कि हमने मान लिया कि तेरी भी वैल्यू वही होगी और उसी को हमने क्या नाम दे दिया था, f ऑफ a, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, कई लोग ये कंपेयर कर लेंगे तो क्या सारे फंक्शन की नहीं है, सारे फंक्शन की नहीं। जिन फंक्शन के लिए लिमिट लेनी पड़ रही है, जाहिर सी बात है वो लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे नहीं पा रहे होंगे फंक्शन की वैल्यू। तब हमने कौन सा चैप्टर निकाला, लिमिट, जो कि हमारी मदद करता है कि उसके आसपास की वैल्यू तो जरा मेंशन कर पाए कि यार ये होगी, ठीक। और लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के इस बात को ध्यान रखें, ठीक। तो इस तरीके से हमने जब लेफ्ट से आ रहे हैं या राइट से जा रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने बोला यार यदि आप 2 है, आपने 2 पॉइंट लिया है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमने 2 पॉइंट लिया है, तो 2 से थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको हम 2+h कहेंगे, उसको हम 2+h कहेंगे। ये गैप यहां तक ले लिया मैंने, मान लीजिए, और 2 से इधर जाएंगे तो 2-h। सर ये h क्या है, भैया ये इनफाइनाइटली बोल रहा हूं मैं, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ये इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इतना छोटा कि इनफाइनाइट से भी ज्यादा बिल्कुल आगे जा रहा है, लेकिन है एक नंबर, है ना, इन्फिनिटी नहीं है, वो इन्फिनिटी नहीं है, इनफाइनाइटली टाइम्स स्मॉल है और पॉजिटिव नंबर है। सर नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं, खुद ही सोचिएगा। यदि 2 में से मैं -h माइनस करूंगा तो वो तो 2 से बड़ा हो जाएगा ना, 2+h हो जाएगा, इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हमने दोनों की ये वाली हरकत ही खत्म करने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हमने स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेके रखा कि भैया 2 में से पॉजिटिव h घटाया भी जाएगा और 2 में से पॉजिटिव h ऐड भी किया जाएगा। समझ में आई बात? यहां पे भी h पॉजिटिव है, यहां पे भी h पॉजिटिव है, नेगेटिव कहीं नहीं है। नेगेटिव ले लेंगे तो लेफ्ट साइड वाली जो लिमिट है उसका खेल बिगड़ जाएगा। ये खेल को बनाए रखने के लिए हमने उसके लिए नाम दिया इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि 2 में से -h यदि करेंगे तो वो 2+h हो जाएगा, यानी कि ये तो राइट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट वाली किस में बदल गई, राइट हैंड में बदल गई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैटर खत्म करने के लिए हमने ये वाली चीज यहां पे रखी, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम ये वैल्यू रख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट ग्राफ में आपको समझाता हूं मैं। देखिए ये था आपका मान लीजिए x = 2 पे, है ना, यहां पे हमने ये स्पॉट मार्क कर दिया, है ना, इसको बबल बोलते हैं हम, बबल मार्क कर दिया। याद रखना x² - 4 के लिए हमने वहां पे क्या मार्क कर दिया, बबल, क्योंकि वहां पे वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं है, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन जिसको आपकी आंखें ढूंढ रही होंगी, मैं वो समझ रहा हूं। तो मैंने बोला कि यार यदि ये x = 2 है तो थोड़ा मैं गैप ज्यादा ले रहा हूं, हालांकि आप समझ जाइए इनफाइनाइटली स्मॉल गैप होगा वो। यहां पे मैं आपको दिखाने के लिए मैं 2 से थोड़ा आगे जा रहा हूं, ठीक, यानी कि x = 2+h पे जा रहा हूं, और उसी तरीके से यहां पे 2 से थोड़ा पीछे जा रहा हूं, यानी कि x = 2 - h पे जा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है यदि ये अनडिफाइंड वाली वैल्यू किसकी वैल्यू होती, f(x) की वैल्यू होती, ये बात आपको क्लियर है। उसी तरीके से 2 - h पे जो वैल्यू निकल के आएगी
वो एफ ऑफ 2 माइनस एच होगी, और जो वैल्यू यहां पे निकल के आएगी वो एफ ऑफ 2 प्लस एच होगी। अब जरा ध्यान से बात सुनना, बहुत ध्यान से बात सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको ले लेते हैं, देखिए ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को लेट सपोज मैंने डेल्टा मेंशन किया, मैंने ये क्या ले लिया है, डेल्टा। ये वाला जो गैप है डेल्टा, अच्छा ये इधर वाला गैप भी डेल्टा ही है ना, दोनों साइड का गैप जो है डेल्टा है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये x है, ये वाली जो वैल्यूज है ये x है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 2 है, आपको याद होगा ये x बराबर 2 वाली वैल्यू है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि x इज टेंडिंग टू 2, x किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि x और -2 का जो मॉड्यूलस है, जो गैप है। अब लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आप सभी को मान के चलें कुछ इस तरीके से, इस वाली गैप को लेके चलते हैं। तो यदि मान लीजिए ये वाला जो गैप है इसको मैं a बोल दूं, क्योंकि a की तरफ ही जा रहा है, x इज टेंडिंग टू 2 यानी कि x इज टेंडिंग टू a है, ये आप कुछ देर के लिए a एज्यूम कर लेंगे। तो आपका x और a के पास का जो गैप है, जो गैप है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, किससे, डेल्टा। ये जो डेल्टा है धीरे धीरे इससे कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्यों, ये यार डेल्टा यहां की डिस्टेंस नहीं बोली मैंने, क्या कहा, ये गैप धीरे धीरे छोटा जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। वो जो गैप की जो डिस्टेंस है ना उसको डेल्टा नाम दिया है मैंने, और वो डेल्टा कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों सर, क्यों पॉजिटिव है, या डिस्टेंस नाइदर भी नेगेटिव है ना, ये बात आपको याद है, आपको बचपन से बात बताई जा रही है। तो x माइनस a का जो गैप है वो एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर से छोटा है। x माइनस a का गैप धीरे धीरे छोटा है, नहीं छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो खुद भी अपने आप में पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा। इनफाइनाइटली आप जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। तो जैसे जैसे गैप छोटा होता जाएगा तो फंक्शन भी ये इधर से इस तरफ बढ़ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स की तरफ। तो ये वाला जो गैप होगा इसको नाम क्या दिया, एप्सिलॉन। यानी कि जो फंक्शन का जो गैप है एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ 2 प्लस एच और एफ ऑफ 2 माइनस एच ये किसका रोल निभाते हैं, आपको पता होगा, ये एफ ऑफ ए का रोल निभाते हैं। सही बात है, यदि ये एफ ऑफ ए का रोल निभा रहे हैं तो ये धीरे धीरे किसकी ओर जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की तरफ जा रहे हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का जो डिस्टेंस है वो किससे, एक एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और एप्सिलॉन भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये डिस्टेंस है। यानी कि एप्सिलॉन के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, आपका डेल्टा डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो जैसे जैसे ये करीब आते जाएंगे वैसे वैसे ये भी फंक्शन अपनी फंक्शनल वैल्यू के करीब आता जाएगा। इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है कि जैसे जैसे x और a की दूरी कम होती जाएगी, यानी कि x a के करीब पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे फंक्शन भी अपनी फंक्शनल वैल्यू के करीब पहुंचता जाएगा, लेकिन कभी एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा। लिमिट का खेल ये भी निराला है ना, कभी एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे ये वाली डेफिनेशन कि वेन एवर एफ ऑफ एक्स माइनस, ये एफ ऑफ ए को कुछ लोग कैपिटल एल से भी दर्शाते हैं, इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, आप क्या बोलते थे इसको, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये आपकी लिमिट की ही डेफिनेशन है, जहां पे एप्सिलॉन इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ये है आपके लिमिट की एक दूसरी डेफिनेशन। होप सो आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, नहीं तो हमारा वैसे भी और भी लेक्चर्स आएंगे तो आपको उसमें और समझाया जाएगा। ठीक, अच्छा हमने बात करी इनडिटरमिनेट फॉर्म की, इसी के लिए तो लिमिट निकालते हैं। तो भैया अब इनडिटरमिनेट फॉर्म होते कौन कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं, तो मैं बोलूंगा यार कुल मिला के 7 तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। कैसे, इन 7 तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म को भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी है आपकी अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, ये देखो भैया मैं आपको बता दे रहा हूं, व्हाइट ले लेते हैं। 0 बाय 0 एक तो अभी आपने देखी, दूसरी होती है आपकी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक तीसरी होती है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसे ही एक होती है इंफिनिटी इंटू 0, ये भी एक तरीके का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये 4 जो होती हैं इन्हें अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद सर ये 4 हो गई, 3 और बची हैं, तो एक होती है 1 की पावर
इंफिनिटी। अरे सर ये 1 की पावर इंफिनिटी कहाँ से आ गया? 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 होता है। नहीं भाई साहब, 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है, लेकिन यहां इस केस में 1 की पावर इंफिनिटी 1 नहीं होता है। कैसे नहीं होता ये अभी अपन आगे भी देखेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंशियल में हमने ये 1 की पावर इंफिनिटी, अब सर बोलेंगे यार 1 की पावर इंफिनिटी कैसे? तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने लिया, मैं पेन ले लूं, लिमिट x टेंस टू 1 और हमने लिया x की पावर 1 अपॉन x माइनस 1, या फिर हम ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू, है ना, यहाँ पे ले लें यदि cos x की पावर 1 बाय x, यहाँ पे ऐसा ले लें, है ना, ये टेंस टू 0 ले लें। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको ये सारी बातें क्लियर करेंगे कि मैं यहाँ पे 1 की पावर इंफिनिटी से क्या कहना चाह रहा हूँ। खुद ही सोचिए, ये जो x टेंस टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है, पहली बात तो इक्वल्स टू 0 नहीं है, पहली बात तो ये इक्वल्स टू 0 नहीं है। पर मान लीजिए आप इसको रखते हैं तो आप क्या रखेंगे, cos 0। cos 0 क्या होता है 1, और 1 की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। क्यों 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 सर क्यों? अरे यार भूलिए मत, यहां पे आप लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम वो भी देखेंगे। यहां पे ये जो 0 है, यदि एग्जैक्ट 0 होता तो ये वाला 1 एग्जैक्ट 1 होता। तो सर आप कहना क्या चाहते हो यहाँ पे, क्या है? मैं बोलूंगा यार यहाँ पे टेंडिंग 1 है ना, यानी कि आप 0 पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, आप 0 के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट पे जा रहे हो। यानी कि आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो x की जगह पे क्या, आप x की जगह पे या तो 0 प्लस h रख रहे हो जो कि एक इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है, या फिर x की जगह 0 माइनस h रख रहे हो। तो अब क्योंकि ये 0 प्लस h इतना 0 के करीब है तो जाहिर सी बात है वो भी 1 के करीब होगा, यानी कि 1 पॉइंट करके कुछ होना चाहिए कायदे से। एग्जैक्ट 1 ये नहीं है, तो ये एग्जैक्ट 1 होता तो मैं यहां पे लिखता कि 1 की पावर इंफिनिटी, यहां पे आ ही नहीं रहा होता। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट 1 नहीं, यहां पे जो भी इस्तेमाल हो रहा है ना, जो भी इंफिनिटी 0 जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एग्जैक्ट वाले नहीं है, ये टेंडिंग वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 1 की पावर इंफिनिटी के लिए आप ये 2 क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं, और भी रहते हैं, आपको बताते जाएंगे साथ में, है ना। तो ये कितने हो गए, 4 और एक ये 5, 2 और बचे, है ना। तो जैसे कि एक आप ले लीजिए 0 की पावर 0, ये भी एक तरीके का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, या फिर आप ले सकते हैं 0 नहीं सर, हाँ, इंफिनिटी की पावर 0। ठीक, आप ये वाली चीजें भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके के एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको हम इनडिटरमिनेट मानते हैं। तो क्या सर इनके लिए कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज है, वही तो सीखना है कि इन सबका इलाज कैसे करेंगे। इन सबका इलाज है, इन सबका इलाज है, सब बारी बारी देखेंगे, है ना। एग्जांपल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, हाँ, तो जैसे कि कुछ लोग यदि सोच रहे हो सर 0/0 फॉर्म के लिए कोई एग्जांपल, बहुत ही आसान है, sin x by x at x is equals to 0, sin 0 अपॉन 0, यानी कि 0/0 का फॉर्म आ गया। यदि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बोलूं तो इसके लिए आप ले सकते हैं tan x अपॉन में tan 3x, और वैल्यू ले लें एट x इज इक्वल्स टू π/2, है ना। tan 90 इंफिनिटी, tan 3 π/2 अगेन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप सभी ने सॉल्व किया होगा। मैंने ले लिया, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए 2 रख के देखिए, 2 माइनस 2 0, और 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। ठीक, माइनस लगा दिया, और 1 अपॉन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। तो देखिए इंफिनिटी इंफिनिटी वाला फॉर्म आ गया ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला। तो ये पहला फॉर्म, ये आपका दूसरा फॉर्म, ये आपका तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म भी ले लेते हैं 0 इंटू इंफिनिटी वाला। इसके लिए आप ले लीजिए लिमिट x टेंस टू π/2 cos x इंटू 10x, cos x इंटू 10x, देखिए π/2। अच्छा, यदि समझदार लोग होंगे जो, तो यहाँ पे इस बात को समझ गए होंगे कि ये वैल्यू किस ओर जा रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि 10x का मतलब क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x जैसे आएगा cos x से cos x
कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन एक्स। और साइन 90 आप सभी को पता होगा कितना हो जाएगा वैल्यू 1, यानी कि इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू किस ओर जा रही होगी, 1 की ओर जा रही होगी। तो लिमिट का तरीका है ना, हम सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। पांचवा तरीका हमने क्या देखा, 1 की पावर इंफिनिटी। इसके लिए मैं आपको एक दे ही चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, छठा अपन ने क्या लिया, क्या था वो, इंफिनिटी की पावर 0। तो इसके लिए आप ले सकते हैं 10x की पावर cot x, ये ले सकते हैं। ठीक, या फिर आप अगला जो था अपना कौन सा था, 1 की पावर इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी की पावर और हो गया, फिर एक और क्या था, 0 की पावर 0, है ना, 0 खुद ही के ऊपर चढ़ बैठा। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं, ये लिमिट यहाँ पे नहीं लिखी है हमने, एट x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे है ना, 10 π/2 और cot π/2, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे ही 0/0 का फॉर्म, तो इसके लिए भैया बहुत ही आसान है, मैंने बोला मान लीजिए साइन x की पावर x और लिमिट ले ली x टेंड्स टू 0, तो ये 0 की पावर 0 वाला फॉर्म आ जाएगा। तो ये 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। या खांसी आ रही है, कोरोना वरोना नहीं है, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें आप, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है और इन्हीं को हमें सॉल्व करना सीखना है। एग्जाम्पल आपको बता दिए, इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, तो कुछ क्या सर डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होते हैं, या कुछ क्या बहुत सारे होते हैं। फिर यहाँ कुछ की बात कर लेता हूं, जैसे कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यदि मैंने बोला इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, हाँ बिल्कुल सही। इनमें से आप लोगों ने, कई लोगों ने रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ा होगा, ये उसी का टॉपिक है, रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। मैं आप लिख दे रहा हूं टॉपिक का नाम, रियल नंबर नहीं है तो हम पढ़ेंगे रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। उसमें ये सारी बातें आती हैं बच्चों, सारी की सारी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखे हैं वो भी रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। सर सब कुछ रिया एनालिसिस में, हाँ मैं सब कुछ रिया एनालिसिस में लेके चलता हूँ। ठीक, तीसरा आपको यदि यहाँ पे देखना है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि अच्छा हाँ एक और बता दूं, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचे इसमें कोई दिक्कत है। हम चौथे में इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर x। अब इसकी वैल्यूज कैसे डिपेंड करेंगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेंगी इसकी बेस वैल्यू पे, है ना। लॉगरिथम कईयों ने पढ़ा होगा तो उन्हें बेस मतलब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे a आपका बेस है। ठीक, यदि आपका जो बेस वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, यानी कि बेस आपका 1 से बड़ा है, तो वैल्यू जो होगी वो किस ओर जा रही होगी, इंफिनिटी की ओर। यदि आपका जो बेस वैल्यू है, जो आपका बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तब आपकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपका जो बेस है वो इक्वल्स टू 1 है, तब तो आपकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि एग्जैक्ट 0 अपॉन में टेंडिंग 0, एग्जैक्ट 0 अपॉन में टेंडिंग 0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। या ये टेंडिंग 0 से पहले ऊपर वाला 0 काम कर चुका होगा, उस चीज को क्या बना देगा वो 0। ठीक, अगली चीज एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर अपॉन में 0, तो वैल्यू किस ओर जाएगी, इंफिनिटी। और एनी फाइनाइट नंबर अपॉन में इंफिनिटी, तो वैल्यू किस ओर जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है ना, ये बहुत ही, फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी है तो 1 अपॉन इंफिनिटी वाला केस तो 0 है ना, क्योंकि आपने देखा होगा 1 अपॉन 0 यदि इंफिनिटी है तो उसी समय दूसरा व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा कि 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों वही तरीके हैं, पर क्या एनी फाइनाइट क्वांटिटी से याद रहेगा। अब फाइनाइट बोलने का मतलब ही ये है कि आप समझ पाए कि लिमिट क्या है। जैसे जब अपन लिमिट पढ़ रहे थे तो हाँ, लिमिट का एक तीसरा क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या था कि लिमिट ऑफ व्हाट, तो हमने उसका आंसर दिया फंक्शन का। दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लिमिट, सही बात है। अब तीसरा क्वेश्चन ये, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट,
लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? तो यार बहुत ही सिंपल है, जैसा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है, ठीक। अब ये जो वैल्यू आएगी आपको f ऑफ a देगा, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? तो लिमिट एग्जिस्ट तो यार इस वैल्यू पे कब करेगी? तो आपको पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू, एक तो a प्लस पे जब वैल्यू निकालो आप फंक्शन की, और जब आप लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे वैल्यू निकालो फंक्शन की। सही बात है कि नहीं? अब ये a प्लस और a माइनस का कहने का मतलब वहां पे तुरंत व्यक्ति इतना समझदार होता है कि आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है x की जगह a प्लस एच, और यहां पे आपको पुट करना है x की जगह a माइनस एच। जैसे आप पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी f ऑफ a माइनस एच और दूसरी मिलेगी आपको f ऑफ a प्लस एच। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो पहली वाली लिमिट क्योंकि लेफ्ट साइड से ला रहे हैं तो इसको लहल कहा गया, यानी कि LHL, और दूसरी वाली लिमिट को राइट साइड से ला रहे हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया? RHL, रहल, है ना। तो लहल और रहल। अब जिस दिन रहल और रहल बराबर होंगे, याद रखना, बराबर नहीं, बराबर कौन सा वाला बराबर? नियरली बराबर, बिल्कुल लगेगा कि हाँ यार इग्नोर कर सकता हूं, इग्नोरेबल है, तब मैं क्या बोलूंगा? यदि ये दोनों पॉइंट इतने ज्यादा क्लोज हैं कि उनमें आप बोल सकते हो हाँ यार एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, उस दिन आप इसको लिखोगे f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एच, और ऐसा लिखते ही साथ आप बोलोगे कि लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। और यदि आपके पास जो गैप है वो इतना ज्यादा वास्ट है जिसको आप भर नहीं सकते हो, तब आप क्या बोलोगे कि लिमिट ऑफ इग्नोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा खेल, ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ के ऊपर है, और जहां पे उन प्रॉपर्टीज ऊपर जो आप बात कर रहे हो वो प्रॉपर्टी किस तरीके की कि क्या आप इग्नोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस बात पे मेंशन रहेगा। यदि आप इग्नोर कर सकते हो तो लिमिट, यदि आप इग्नोर कर सकते हो तो आपके पास कौन सा चैप्टर है? लिमिट। ये आपको बताएगा कि इग्नोर करना है, बारीक से पॉइंट से किस तरीके से बगल से निकल जाना है या उसमें कौन सा मार्क कर देना है, ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि किस तरीके से वहां से निकलना है। तो याद रखिएगा, लिमिट या तो एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट करेगी? जब लहल और रहल आपस में क्या आएंगे? बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहीं से कॉन्सेप्ट आया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। 2 की पावर इंफिनिटी, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा कि यदि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर x है, तो ये जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2 है, जो कि क्या है? 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो तुरंत आप बोल दोगे वैल्यू किस ओर जाएगी? इंफिनिटी की ओर। यहाँ पे बेस वैल्यू 1/2 है, यानी कि 0.5 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में है, तब आपकी वैल्यू किस ओर जा रही होगी? 0 की ओर। यहां पे देखो 4/3 यानी कि क्या? 1 से बड़ी, तो वैल्यू कहां? इंफिनिटी की ओर। यहां पे 3/4 यानी कि 1 से छोटी, यानी कि 0। इंफिनिटी माइनस 0 क्या आ जाएगी वैल्यू? इंफिनिटी, ठीक। यानी कि ये पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी ये किस ओर जा रही होगी? इंफिनिटी की ओर जा रही होगी, ठीक। e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो कई लोग इसको इतना समझ सकते हैं कि मैं इसको 1/e की पावर इंफिनिटी लिख सकता हूं। अब यहां पे देखना ये बेस वैल्यू e, तो e की वैल्यू आप सभी मैथमेटिशियन है जानते होंगे 2.73 चलती है, तो 2.7 ही याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। यानी कि जो बेस वैल्यू है वो बड़ी है 1 से, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। यदि ये बात आ गई तो अब आप जानते हैं वैल्यू कहां चली जाएगी? 0 पे चली जाएगी। तो इस बातों का ध्यान रखना है आपको। कुछ और क्वेश्चन है ना। अब ये भैया ये वाली चीज, हाँ, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है, शुद्ध हिंदी में कहूं, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन ले, कि ये जो वैल्यू देगा हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। इट डज नॉट कैरी फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू को कैरी नहीं करता, डेसिमल वैल्यूज को कैरी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, या तो पॉजिटिव होंगे या तो वो नेगेटिव होंगे, ठीक। तो सिर्फ इंटीजर को ध्यान में रखना है। अब इसका भैया में ये क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी कि आप
तुरंत समझ जाएंगे कि x की जगह आपको 1 प्लस एच रखना है। ये बात आपको खुद ही समझ में आ गई होगी, जहां पे h कैसा है, इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है लेकिन है 0 से बड़ा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों जुड़ेंगे तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो जैसे ही मैं ये रखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, और यहां पे लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, हाँ लिमिट अब यहां से कहां से शुरू होती है, s टेंस टू 0 से, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, लिमिट अब बदल जाएगी s टेंस टू 0। ये जो x 1 प्लस t यही लिमिट तो हमने चेंज करी है, इस बात का ध्यान रखें, है ना, लिमिट चेंज करना भी अपन सीखेंगे। तो लिमिट क्या आ गई, s टेंस टू 0। अब ध्यान से सुनिए, अभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम चल रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, तो 1 प्लस एच यानी कि 1 में कुछ डेसिमल पॉइंट ऐड किया गया है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ढालेगा, यानी कि पहले ही काम कर देगा और इसको क्या बदल देगा 1। अरे भैया तू 1 प्लस में कुछ है, प्लस यानी ये नहीं कि उसमें 1 प्लस 2 कर रहे हो या 3 हो रहा है, वो 1 प्लस 0.0001 करके कोई एक एकदम छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ है, तो वो उसको किस में खींच के ले आएगा, वापस इंटीजर वैल्यू में खींच के ले आएगा, तो ये वैल्यू 1। और यहां पे आपका चल रहा है ये +1 से -1 कैंसिल, 1 अपॉन एच बचा। अब आपने जब वैल्यू रखी, आपने लिमिट सब्सटीट्यूट करी है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 अपॉन 0 आ जाएगा, यानी कि 1 की पावर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। और अब यहां पे मैं बोलूंगा भैया हाँ 1 की पावर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी की आंसर 1, तो ये है एग्जैक्ट 1। ये कैसा 1 है, एग्जैक्ट 1 है। क्यों 1 है, एग्जैक्ट क्यों हुआ, ड्यू टू इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एच लगा, एच ने अपना काम किया, लेकिन काम करने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने भी अपना काम कर डाला, और इस टेंडिंग 1 को एग्जैक्ट 1 में बदल दिया। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, तो जाहिर सी बात है क्या आएगी 1 आएगी। ठीक, अच्छा यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x बाय x। तो जैसे आप यहां पे रखेंगे, अच्छा कितने को ये बात पता है कि जैसे मैं यहां पे साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रख रहा हूं, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और साइन इंफिनिटी तो सभी को पता होगा कि साइन का जो डोमेन होता है वो कहां से लेके कहां तक होता है, -1 to 1, यानी कि आप ये बोल सकते हो कुल मिला के इसकी जो रेंज है वो भी इसी में होती है, -1 से 1 के बीच में ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, साइन का कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, इससे ऊपर और इससे नीचे वो नहीं जाता है। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी, कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी, और अपॉन में क्या चल रहा है इंफिनिटी। और अब भी मैंने आपको पीछे बताया कि फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी जो होती है वो 0 होती है। देखिए मैं बता रहा हूं, अब भी हमने ये पीछे सीखा, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर पहुंचती है वो। ठीक, तो इस तरीके से आपको बातें याद रखनी है। ठीक, उसी तरीके से यहां पे देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज कहां से कहां तक, यार स्क्वायर फंक्शन है, तो साइन की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करेगी, 0 to 1 में वेरी करेगी। और नीचे क्या चल रहा है, इंफिनिटी। अगेन आप जानते हैं फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी, वैल्यू किस ओर चली जाएगी 0। ठीक, तो ये भी वही क्वेश्चन है। अगला देखिए cos x बाय x, यहां पे भी देखिए भैया क्या, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कहां से -1 to 1 अपॉन में इंफिनिटी, वैल्यू किस ओर जाएगी 0 की ओर जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। आगे भी कुछ है क्या, नहीं। ठीक, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, तो आशा आपको ये सब समझ में आएगा, तो आप ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूं, हमारा प्ले स्टोर में गायत्री पूरा वहां पे लिखेंगे आप सभी, है ना, गायत्री एजुकेशन, कुछ लोग एजुकेशनल लिख देते हैं, सिर्फ एजुकेशन है, ध्यान से पढ़ा करो, एजुकेशन क्लासेस, ये बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है तुम ही लोग के लिए, गायत्री एजुकेशन क्लासेस, ये टाइप करेंगे आपको वहां पे GEC का लोगो मिल जाएगा। तो वहां पे जाएं, उसको इंस्टॉल करें, आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को डालें और अंदर उसमें प्रवेश करें, जो भी कोर्स परचेस करना है परचेस करें। ठीक, और CSIR का कोर्स आज या कल में उसमें पब्लिश होने वाला है, तो उसको भी आप एंजॉय करिए, और बाकी यूट्यूब तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं। ठीक, और मनोज सर का, हमारे मनोज सर ने बड़ी मेहनत से SSC का जो सीरीज है वो डाला है, तो कोशिश करें उसको भी खरीद लें, है ना, क्योंकि मस्त डाला है, इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं सर। ठीक, चलिए, थैंक यू, वेलकम।